हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप सभी अपने अभिभावकों के साथ घर पे अच्छे से हैं और लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं। एक बार पुनः आप सभी का ज्ञान विहार स्कूल के द्वारा आयोजित ऑनलाइन कक्षाओं में हार्दिक स्वागत और वेलकम है। स्टूडेंट्स, हम सामाजिक विज्ञान की कक्षा के अंदर अभी जैसा कि आपको पता है अपने चैप्टर नंबर जो 6 है, लेसन नंबर 6 है, केंद्र सरकार, वो पढ़ रहे हैं। विद्यार्थियों, अभी तक हमने ये जाना कि सरकार क्या होती है, सरकार के कौन कौन से अंग हैं। सरकार के जो 3 अंग है, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, हमने उन तीनों के बारे में पढ़ा। व्यवस्थापिका क्या होती है, उसमें कौन कौन आता है, उसका क्या काम है। कार्यपालिका क्या है, उसमें कौन कौन आते हैं, और न्यायपालिका क्या है। उसी के तहत स्टूडेंट्स हमने देखा कि हमारी जो भारत की व्यवस्थापिका है, व्यवस्थापिका सरकार का वो अंग है जिसका प्रमुख कार्य होता है देश के लिए कानूनों का निर्माण करना। अलग अलग देशों की व्यवस्थापिका को अलग अलग नाम से जाना जाता है। हम अगर हमारे देश भारत की बात करें तो भारत की व्यवस्थापिका को हम संसद कहते हैं, और संसद के 2 सदन हैं, एक लोकसभा और दूसरा राज्यसभा। हमने स्टूडेंट्स अभी तक 2 प्रश्न तैयार किए। पहला जो प्रश्न अपने तैयार हुआ था वो था आपके लोकसभा की रचना एवं संगठन, और दूसरा जो प्रश्न था वो था राज्यसभा की रचना एवं संगठन। तो 2 निबंधात्मक प्रश्न अभी तक हम इस पाठ में पढ़ चुके हैं। और जैसा कि आपको पता है कि इस पाठ में से अपने बोर्ड पैटर्न के अकॉर्डिंग, बोर्ड ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग एक 7 नंबर का ऐसे टाइप क्वेश्चन आएगा। तो अब इसी पाठ के अंदर स्टूडेंट आज हम तीसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। और आज का अपना प्रश्न बनता है, जैसे कि हमने पहले लोकसभा का जो निम्न और लोअर हाउस है, लोकसभा का जो निम्न सदन है जिसे लोकप्रिय सदन भी कहते हैं लोकसभा, इसकी रचना और संगठन का हमने एक प्रश्न तैयार किया। अब आपके लोकसभा से संबंधित एक और प्रश्न तैयार होता है और ये बनता है कि लोकसभा के कार्य एवं शक्तियां, अर्थात जो लोकसभा भारतीय संसद का निम्न सदन है उसके प्रमुख क्या क्या कार्य हैं, क्या उसके अधिकार हैं, क्या शक्तियां हैं, ये हम आज इस कक्षा के अंदर पूरा पढ़ेंगे। लोकसभा के कार्य और शक्तियों के प्रश्न को तैयार करने के लिए स्टूडेंट्स हम जो 5 बिंदु दिए गए हैं इनका प्रयोग करेंगे। जैसे विधायी शक्तियां हैं, इनके बारे में लिखेंगे। उसके बाद में लोकसभा की वित्तीय शक्तियां कौन कौन सी हैं उनके बारे में बताया जाएगा। कार्यपालिका पर नियंत्रण के संबंध में लोकसभा की कैसे पावर्स हैं, क्या अधिकार है, वो आपको बताया जाएगा। फिर हमारे जो संविधान में संशोधन होता है, हमने जैसा कि पहले जाना कि संविधान में संशोधन करने की शक्ति भारत की संसद के पास है। तो संविधान संशोधन के बारे में लोकसभा की क्या भूमिका रहती है, उसके क्या पावर्स हैं, क्या अधिकार है, वो हम इसके अंदर देखेंगे। और साथ ही निर्वाचक मंडल का मतलब है कि लोकसभा के सदस्य किन किन के चुनाव इत्यादि में भाग लेते हैं, वो सब हम इसके अंदर देखेंगे। तो स्टूडेंट, सबसे पहले जैसे कि आपको मैंने पहले भी बताया था कि किसी प्रकार से बड़ा जो निबंधात्मक प्रश्न तैयार करने से पहले जैसे हम इसी को ले लेते हैं, तो ऐसा नहीं कि हमें सीधा ही नंबर 1 पॉइंट के आधार पर, पहले पॉइंट के आधार पर हम लिखना शुरू कर दें। पहले हमें थोड़ी सी एक इंट्रोडक्शन बनानी है, लोकसभा के बारे में अपने को सामान्य 3-4 लाइन में परिचय देना है, और उसके बाद में हमें को ये बताना है कि लोकसभा के प्रमुख कार्य और शक्तियां निम्नलिखित हैं। तो इसके अंदर हम शुरुआत करेंगे। आप ऐसा लिख सकते हैं कि लोकसभा जो है वो भारतीय संसद का निम्न एवं लोकप्रिय सदन है। इसे हम लोकप्रिय इसलिए कहते हैं क्योंकि लोकसभा के सदस्य सीधे जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित या चुने जाते हैं। वर्तमान के अंदर भारत की लोकसभा में कुल 545 और संविधान के अनुसार अधिकतम लोकसभा की सदस्य संख्या 552 हो सकती है। लोकसभा को संविधान के द्वारा काफी महत्वपूर्ण शक्तियां प्रदान की गई है। लोकसभा की प्रमुख शक्तियां या प्रमुख कार्य या प्रमुख अधिकार, या आपके जैसा कि पेपर में प्रश्न में दिया गया उस प्रकार से, कार्य पूछे तो आपको कार्य लिखना है, अधिकार दिया तो अधिकार लिखना है, शक्तियां तो शक्तियां, तो उसके अनुसार फिर आपको लिखना है कि प्रमुख कार्य या शक्तियां निम्नलिखित हैं। और उसके बाद फर्स्ट पॉइंट जो है आप लिखेंगे विधायी शक्तियां। अब स्टूडेंट्स, विधायी शक्तियां का यहाँ पर मतलब है कानून निर्माण से संबंधित, विधि से संबंधित। आपको इसमें लिखना है कि संविधान के अनुसार लोकसभा को महत्वपूर्ण विधायी शक्तियां प्रदान की गई है। हमारे भारत के अंदर जो संघ सूची है, आपकी समवर्ती सूची है, अवशिष्ट शक्तियां हैं, इनके अंदर जो विषय या कार्य हैं उन पर लोकसभा राज्यसभा के साथ मिलकर कानून निर्माण का काम कर सकती है। इसके अलावा जो राज्य सूची है, स्टेट लिस्ट है,
उस पर भी विशेष परिस्थितियों में लोकसभा राज्यसभा के साथ मिलकर कानून बना सकती है। इस प्रकार हम ये कहेंगे कि भारत की लोकसभा को राज्यसभा के साथ मिलके संसूची, समवर्ती सूची, अवशिष्ट शक्तियां, उनके साथ साथ जो राज्य सूची है विशेष परिस्थितियों में उस पर कानून बनाने का अधिकार है। यहाँ पर विद्यार्थियों आपको ये ध्यान रखना है कि जो गैर वित्तीय बिल होते हैं, साधारण जो विधेयक होता है, बिल होता है, वो संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है और दोनों सदनों से उस बिल के पास होने के बाद, विधेयक के पास होने के बाद में वो राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए जाता है और जब राष्ट्रपति के हस्ताक्षर उस पे हो जाते हैं, राष्ट्रपति की अनुमति मिल जाती है, तो वो विधेयक विधि या कानून का रूप धारण कर लेता है। इस प्रकार अपना जो पहला बिंदु है वो क्लियर होता है, विधायी शक्तियां। स्टूडेंट उसके बाद में अपना जो दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है वो है वित्तीय शक्तियां। इसमें आपको ये लिखना है कि संविधान के अनुसार लोकसभा को महत्वपूर्ण वित्तीय शक्तियां प्रदान की गई है। अगर हम वित्तीय शक्तियों की बात करें तो वित्तीय शक्तियों के मुकाबले में या मामले में लोकसभा की स्थिति राज्यसभा की तुलना में काफी अच्छी है। अर्थात लोकसभा राज्यसभा की तुलना में वित्तीय शक्तियों के मामले में काफी शक्तिशाली है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि संविधान के अनुसार, विद्यार्थियों, संविधान के अनुसार जो धन विधेयक होता है वो केवल और केवल पहले लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं। और कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है, स्पीकर, उसके द्वारा किया जाता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो जैसे धन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत होगा और लोकसभा से वो बिल पास होने के बाद जब राज्यसभा में जाएगा तो ऐसे में राज्यसभा के पास वहां पर ज्यादा शक्तियां नहीं बचती है। या तो राज्यसभा लोकसभा के विचारों से सहमत हो जाएगी और बिल को आगे राष्ट्रपति के पास भेज देगी, और अगर राज्यसभा ऐसा नहीं करती है तो राज्यसभा अगर कोई सुझाव या उसमें एडवाइस देती है तो उनको मानना या नहीं मानना लोकसभा की इच्छा पर निर्भर करता है। साथ ही अगर लोकसभा से धन विधेयक पास होकर राज्यसभा के पास जाता है और राज्यसभा उस पर कोई जवाब नहीं देता है तो अधिकतम 14 दिन तक, यानी 14 दिन के बाद, आफ्टर 14 डेज, वो बिल राज्यसभा से स्वतः ही पास मान लिया जाता है और फिर हस्ताक्षर के लिए राष्ट्रपति के पास चला जाता है। इस प्रकार हम ये कहेंगे कि लोकसभा को वित्तीय क्षेत्र में काफी महत्वपूर्ण शक्तियां प्राप्त है। यहाँ पर राज्यसभा केवल धन विधेयक को 14 दिन की देरी ही कर सकती है, इतनी शक्ति है। बाकी जो महत्वपूर्ण शक्तियां हैं वो लोकसभा के पास है। विद्यार्थियों, तीसरा जो बिंदु है कार्यपालिका पर नियंत्रण। हमने सरकार के अंगों में जैसे देखा कि सरकार का जो दूसरा महत्वपूर्ण अंग है जिसे हम कार्यपालिका कहते हैं, जिसका काम होता है देश का शासन चलाना, व्यवस्थापिका जो नियम या कानून बनाती है उनको लागू करना। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि कार्यपालिका में जैसे कि मंत्रिमंडल जो है वो प्रमुख रूप से आती है, प्रधानमंत्री और उनकी जो टीम होती है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आपको ये ध्यान रखना है कि भारत के संविधान के अनुसार जो मंत्रिमंडल है, प्रधानमंत्री समेत, वो वैधानिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। अर्थात जब तक लोकसभा में मंत्रिमंडल को, प्रधानमंत्री की जो टीम है उनको बहुमत प्राप्त है, समर्थन है, तब तक वो अपने पद पर बने रहेंगे। लोकसभा के पास एक विशेष शक्ति यह है कि लोकसभा प्रधानमंत्री और उनकी टीम को, मंत्रिमंडल को, उनका कार्यकाल पूरा होने से पहले ही अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा लोकसभा आपके जो है मंत्रिमंडल को कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही पद से हटा सकती है। तो ये जो महत्वपूर्ण शक्ति है, इस प्रकार से एक तो अविश्वास प्रस्ताव से हटाना, इसके अलावा समय समय पर मंत्रिमंडल से विभिन्न प्रकार के प्रश्न करना, वाद विवाद करना, उनकी आलोचना करना, इन सब प्रकार के कार्यों से लोकसभा जो है आपके एक तरीके से जो हमारी कार्यपालिका अर्थात जो मंत्रिमंडल है उन पे कंट्रोल या नियंत्रण रखती है और उनको अपनी मन मर्जी नहीं करने देती है। इस प्रकार हम कहेंगे कि कार्यपालिका पर नियंत्रण करने की महत्वपूर्ण शक्ति भी लोकसभा को प्राप्त है। और सबसे मेन जो कार्यपालिका पर नियंत्रण रखने का है वो इस चीज के द्वारा होता है, यानी अविश्वास प्रस्ताव का जो अधिकार है,
वो केवल लोकसभा के पास ही है। उसके बाद में स्टूडेंट्स अगला जो बिंदु है वो संविधान संशोधन की शक्ति। जैसा कि आपको पहले बताया गया कि भारत का जो संविधान है उसमें संशोधन करने का अधिकार केवल भारत की संसद के पास है। भारत के संविधान में संशोधन करने का अधिकार केवल संसद के पास है। संसद अकेले ही, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों आ जाती है, संसद अकेले ही संविधान के ज्यादातर भाग में संशोधन कर सकती है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आपको ये ध्यान रखना है कि लोकसभा को राज्यसभा के साथ मिलके संविधान संशोधन से संबंधित महत्वपूर्ण शक्तियां प्राप्त हैं। हमारे भारत के संविधान के अनुसार संसद संविधान में 3 प्रकार से संशोधन कर सकती है। पहला संसद के साधारण बहुमत से, दूसरा संसद के विशिष्ट या 2/3 बहुमत से, और कुछ तीसरे प्रकार के जो संशोधन होते हैं उसमें संसद के 2/3 बहुमत के साथ साथ आधे से ज्यादा राज्यों की विधानमंडलों का समर्थन भी आवश्यक है। इस प्रकार हम ये कहेंगे कि भारत की जो लोकसभा है उसको राज्यसभा के साथ मिलके संविधान संशोधन की महत्वपूर्ण शक्ति प्राप्त है। यहाँ पर आपको एक बात का ये ध्यान रखना है कि संविधान संशोधन का बिल लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में अलग अलग पास होना आवश्यक है। जब तक दोनों सदनों में अलग अलग पास नहीं होगा वो संशोधन नहीं होगा। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि संविधान संशोधन के मामले में लोकसभा और राज्यसभा की शक्तियां बराबर है। इस प्रकार हम ये कहेंगे कि संविधान संशोधन में भी लोकसभा अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उसके बाद में विद्यार्थियों अगला जो आखिरी बिंदु है अपना निर्वाचक मंडल के रूप में, अर्थात लोकसभा के जो सदस्य होते हैं एमपी सांसद, वो किस किस के चुनाव में भाग लेते हैं, किस किस के निर्वाचक मंडल होते हैं। तो विद्यार्थियों आपको ध्यान रखना है, जैसे कि आपको पता है कि भारत के संविधान के अनुसार संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, अर्थात जिसमें लोकसभा के भी निर्वाचित सदस्य आ जाते हैं, तो आपको ये लिखना है कि लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्यों तथा भारत की सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों और दिल्ली व पांडिचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के साथ मिलकर एक निर्वाचक मंडल बना के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। इस प्रकार हम ये कहेंगे कि लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों को राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने का महत्वपूर्ण अधिकार है। यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि लोकसभा के अंदर राष्ट्रपति जिन 2 सदस्यों को मनोनीत करता है, नॉमिनेट करता है, उन सदस्यों को राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने का अधिकार नहीं है। इसके अलावा स्टूडेंट्स जो उपराष्ट्रपति होता है उसके चुनाव में भी लोकसभा के सदस्य राज्यसभा के सदस्यों के साथ मिलकर भाग लेते हैं। अर्थात हम ये कहेंगे कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव में भाग लेना ये भी लोकसभा की एक महत्वपूर्ण शक्ति है। इस प्रकार से स्टूडेंट्स हमने आज पढ़ा कि जो लोकसभा है उसको विधायी, वित्तीय, कार्यपालिका पर नियंत्रण, संविधान संशोधन व निर्वाचक मंडल के रूप में महत्वपूर्ण शक्तियां प्राप्त हैं। और ये एक नाम इसका निम्न सदन है, लेकिन ये शक्तियों में राज्यसभा के मुकाबले काफी शक्तिशाली सदन है और ये लोकप्रिय सदन भी है जो अपनी महत्वपूर्ण भूमिका आपके भारत के अंदर निभाता है। और वैसे भी स्टूडेंट्स अगर हम बात करें तो जैसे कि चुनाव होने के बाद लोकसभा में से ही बहुमत प्राप्त दल का जो नेता होता है वो आपके प्रधानमंत्री बनता है, उसको राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। इस प्रकार हम ये कहेंगे कि भारत के अंदर लोकसभा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो मैं आशा करता हूं विद्यार्थियों कि आपके आज ये प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप आज का ये होमवर्क भी नोट करें, एक प्रकार से प्रश्न ही कि लोकसभा के कार्य एवं शक्तियों को स्पष्ट कीजिए। इस प्रकार का आपके प्रश्न बनेगा। बोर्ड के अंदर भी ये 7 नंबर का प्रश्न आता है तो वो इसी प्रकार से बनेगा, लोकसभा के कार्य एवं शक्तियों या लोकसभा के अधिकारों को स्पष्ट कीजिए। स्टूडेंट्स ये आज की अपनी क्लास की बात हो गई। अभी जैसे आप में से कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जो भी रेगुलर अपना होमवर्क करके वापस सेंड नहीं कर रहे हैं, तो मैं ऐसे विद्यार्थियों से भी कहूंगा और उनके अभिभावकों से भी निवेदन करूंगा कि आप विशेष रूप से अपने बच्चों का ध्यान रखें और उनको रेगुलर अपना कार्य करवाते रहे और इसके अलावा अपने नोट्स भी आप नियमित तैयार करते रहें, क्योंकि आने वाला जो रविवार होगा संडे,
उसको आपके सामाजिक विज्ञान, संस्कृत और विज्ञान इनके ऑनलाइन टेस्ट भी होंगे। तो इस प्रकार से स्टूडेंट, मैं आशा करता हूं कि ज्ञान विहार स्कूल के द्वारा संचालित ऑनलाइन कक्षाएं आपको पसंद आ रही हैं, आप इसका पूरा लाभ उठा रहे हैं। अंत में इन्हीं बातों के साथ मैं मुकेश बडाला आप सभी को एक बार पुनः नमस्कार करता हूं। नमस्ते।